एक 20 साल की लड़की लगातार पुलिस थाने के चक्कर काट रही है। वह इस प्रकार से रोजाना आती है, सुबह से ही धरना सा लेकर बैठ जाती है। वह लड़की थाने में हर एक आने जाने वाले जो पुलिसकर्मी है उनसे कहती है कि उसकी जो दोस्त है, उसकी जो बहन है प्रिया, उसके बारे में कोई तो जानकारी दे दो। दरअसल उसकी जो बहन है, जो दोस्त है प्रिया, वह मिल नहीं रही है और उसको मतलब कि गायब हुए करीब 2 महीने बीत गए हैं। लगातार उसके इस प्रकार से पूछताछ करने से वो जो पुलिसकर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, परेशान है और वो अक्सर उस लड़की को डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। एक दिन उस पुलिस स्टेशन में एसएसपी साहब किसी खास दौरे में आए हुए थे। अचानक वह लड़की, जिसका नाम चंचल है, वह रोती बिलखती हुई उनके पास जाती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है, जनाब उसकी जो दोस्त है प्रिया को ढूंढ निकालिए। दरअसल उसको लापता हुए करीब 2 महीने गुजर गए, ना तो उसका फ़ोन मिलता है, ना ही उसके बारे में कोई भी जानकारी है। और तो और जब वह उसको मतलब अपने जीजा से बार बार पूछती है कि उसके पास उसकी बहन का कोई पता या आपको मालूम है कि वह कहाँ गई है, वह उल्टा उसको डांटता और कहता है कि तुमने ही तो उसको गायब कराया। अब तो वह जो लड़की लगातार एसएसपी के सामने मतलब कि जो लिखित में तहरीर होती है उसको भी देती है। उसके मुताबिक वह बता रही होती है कि उसकी जो बहन है, उसकी जो दोस्त है, वो कहीं पर गायब हो गई है, उसको ढूंढ निकालने में उसकी मदद करो। अब तो एसएसपी साहब पुलिस वालों को एक आवश्यक सूचना देते हैं और कहते हैं कि भाई जल्द से जल्द इस लड़की की दी गई शिकायत पर कार्रवाई कीजिए और उस लड़की को ढूंढ निकालिए। दोस्तों, अब तो पुलिसकर्मी भी यही बात कहते हैं कि जनाब हमने उस लड़की को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश करी है, लेकिन हमको वह लड़की कहीं भी नहीं मिल पाई है। अब हम इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। अब तो वो पुलिसकर्मी भी अपना तल्ला सा झाड़ते हैं और कहते हैं कि जनाब उन्होंने उस लड़की को हर जगह ढूंढा है, लेकिन किसी के पास भी उस लड़की के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और तो और उसका जो पति है वह तो यही कहता है कि वह जो लड़की है खुद उस पर चाकू से हमला करके वहाँ से भाग खड़ी हुई है और साथ में अपनी बेटी को भी लेकर गई है। अब तो यहाँ पर सारा मामला बिल्कुल फिर से शांत सा हो जाता है, लेकिन वह लड़की चंचल लगातार पुलिस वालों पर दबाव बनाती रहती है और कहती है कि उसकी जो बहन है, उसकी जो दोस्त है, वह कहाँ गई है, उसके बारे में ज़रूर कोई ना कोई सूचना दो और यदि वह मर गई है तो आप लोग बता दीजिए कि हाँ वह लड़की अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन पुलिस वाले ना तो उस लड़की के बारे में कोई पुख्ता जानकारी देते हैं, ना ही वो ऐसा कहते हैं कि वह लड़की मतलब कि मर गई है। जिस प्रकार से ये पूरा मामला फैलता जा रहा था, अब तो पुलिस के सामने एक ऐसा खुलासा खुलकर सामने आता है जब वह लड़की पूरा जोर लगा देती है और उस जोर के मुताबिक जब यहाँ पूरी सच्चाई खुलकर सामने आती है तो सभी लोग भौंचक के रह गए कि कैसे एक लड़का मतलब कि नाम बदलकर उस लड़की को बहुत ही जोर से प्रताड़ित करता है और तो और उसकी जान भी ले लेता है। दरअसल उस व्यक्ति ने उसकी मतलब कि 6 साल की जो बच्ची थी उसको भी जीवित नहीं छोड़ा। आखिर उसने उन दोनों की जान कैसे ली, पूरी जानकारी हम लोग आपको देने वाले हैं। आपसे विनती करते हैं आप इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हमको फेसबुक पर भी फॉलो वैसे कर लें। और आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है मेरठ उत्तर प्रदेश से। दोस्तों मेरठ वही जगह जहां पर मुस्कान वाला जो कांड आया था, जिसमें उसने अपने पति सौरभ राजपूत की इतनी दर्दनाक हत्या कर दी थी। उसके बाद तो ये पति पत्नियों का झगड़ा ना तो रुकने का नाम ले रहा है और ऐसा दिन कोई ही जाता है जिस दिन किसी न किसी की मतलब कि मरने की खबर सामने आ ही जाती है। और ऐसे ऐसे कांड खुलकर सामने आते हैं जहां पर लोग उनके द्वारा किए गए कृत्यों की वजह से अपनी अपनी जो उंगलियां हैं दांतों तले दबा लेते हैं और सोचते हैं वाकई में ये लोग इतने ज़्यादा खूंखार कैसे बन गए हैं। दरअसल इस कहानी को ठीक ढंग से जांचने के लिए आपको चलना होगा करीब 11 साल पीछे। दोस्तों सन 2004 में एक लड़की जिसका नाम प्रिया होता है, प्रिया जो कि लोनी गाजियाबाद की रहने वाली होती है, उसकी शादी भोजपुर के एक गांव है खंजरपुर के व्यक्ति यानी कि संजीव के साथ हुई थी। यहाँ पर प्रिया और संजीव की जो शादी है वह करीब 3 साल तक आगे बढ़ती है और यहाँ प्रिया को एक प्यारी सी
बच्ची पैदा होती है। दोस्तों उस गुड़िया के पैदा होने पर यहाँ आने की संजीव और प्रिया जहाँ एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले थे, कहीं ना कहीं उनके बीच में मनमुटाव सामने आ ही जाता है। और दोस्तों फिर तो ये प्रिया यानी कि उस संजीव से अलग होने का निर्णय कर लेती है और बस उस संजीव से तलाक ले लेती है। उसके बाद जब वह अपने मायके में जाकर रहने लगती है तो वह पाती है कि उसके मायके में एक अलग तरह का झगड़ा शुरू हो गया। दरअसल उसकी जो भाभी है वह उसको अक्सर ताना दिया करती हैं और उसी तानों की वजह से दुखी आकर वह प्रिया अब अपने घर को छोड़ने का निर्णय लेती है और वह अपनी छोटी सी बेटी वंशिका को लेकर आ जाती है मोदी नगर की कॉलोनी में। जब वह एक मकान किराए पर लेती है वहाँ पर वह रहने लगती है तो मकान मालिक की जो बेटी है चंचल, उससे उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी दोस्ती के चलते वो बहुत सारी बातें भी किया करते हैं और जो वह चंचल है उस प्रिया को अपनी बड़ी बहन मानने लगती है। दोस्तों ये जो लड़की प्रिया है ये ब्यूटी पार्लर का काम जानती है और इसने धीरे धीरे अपना काम यानी कि ब्यूटी पार्लर का जो काम है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया था। और तो और ये शादियों में भी मेकअप वगैरह करने के लिए जाने लगती है। धीरे धीरे इसका जो जीवन है वह पटरी पर आने लगता है। वह किराए वगैरह की सारी रकम को चुका भी देती है और अपनी बच्ची को ठीक ढंग से पाल रही होती है। दोस्तों एक शादी में जब वह लड़की प्रिया गई होती है तो उसी समय उसकी एक मुलाकात होती है अमित नाम के एक लड़के से। अमित से यह मुलाकात उसको कहीं ऐसे लगती है कि बस उससे अपनी जी भरकर बात कर ले और उससे मन लगा कर रो ले। दोस्तों अमित भी उस लड़की यानी कि प्रिया से बहुत सारी मीठी मीठी बातें किया करता है और उनका जीवन यापन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कहीं ना कहीं वह लड़की उस अमित में अपना पति का रूप देखने लगती है और सोच रही होती है कि यही व्यक्ति उसकी बेटी वंशिका का खूब ही अच्छे ढंग से ख्याल भी रखेगा। इसी बात में जब वह आगे बढ़ती है अब तो उसको मालूम चलता है कि जो अमित है वह रहने वाला मेरठ उत्तर प्रदेश का है। दोस्तों ये मेरठ में बुक बाइंडिंग का बड़ा कारोबार चलाता है और अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। अब तो वह जो अमित है उस लड़की यानी कि प्रिया के पीछे काफ़ी सारा पैसा भी खर्च करता है, उसको महंगे महंगे गिफ्ट देता है, अच्छी शॉपिंग कराता है और इसी बात के चलते कहीं ना कहीं उस लड़की प्रिया के दिल में उस अमित के लिए काफ़ी सारी जगह बन जाती है। और अब तो वह अमित भी प्रिया से कहने लगता है कि तुम अब यहाँ अकेली मोदीनगर में रहकर क्या करोगी, तुम अब मेरठ में आ जाओ। दोस्तों अब जो अमित है, अमित अपनी जो गर्लफ्रेंड प्रिया है उसको लेकर आ जाता है मेरठ और मेरठ में किराए के उस मकान में रहने लगता है। दोस्तों जैसे वे लड़की मेरठ आई है उसका खाना कमाना यानी कि बंद हो गया है, यानी कि जो काम वह मेकअप वगैरह में करती थी वहाँ से पैसा कमाना उसका बंद हो जाता है। लेकिन वह जो लड़का है जो कि उस लड़की को अपने साथ लिव इन में रखता है और यहाँ पर वह अपनी यानी कि उस बच्ची वंशिका और प्रिया का पूरा खर्चा उठाता है। यहाँ पर उनका रहने सहने का तरीका काफ़ी अच्छा चलता है। अचानक से वह जो लड़की है वह गायब हो जाती है। अब तो वह लड़की कहाँ पर गायब हुई उसके बारे में तो किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन प्रिया और वंशिका के बारे में ना तो किसी को पता है और ना ही वह जो अमित नाम का लड़का है वह उसको कुछ बताया करता है। अब तो अमित के पास लगातार उस लड़की चंचल की जो कि प्रिया की दोस्त हुआ करती थी वह लगातार फ़ोन करती है और पूछती है कि आखिर प्रिया कहाँ पर गई है। अब तो अमित प्रिया को बताता है कि तुम्हारी जो दोस्त है वह एक दिन गुस्से में आकर उसके ऊपर किचन में काम करने वाला जो चाकू है उससे उसको हमला करके घायल कर दिया था और उसके बाद से वह अपनी बेटी को लेकर कहाँ पर गई है, भाग गई है, लापता हो गई है, गुमशुदा हो गई है, उसके बारे में उसको कोई भी जानकारी नहीं है। वह तो बस अपने घर में आराम से अकेला रहता है, तुम चाहे तो उसे आकर देख लो। अब तो वह जो लड़की चंचल है अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए लगातार वहाँ पर आती है और उस लड़के अमित से बार बार पूछ रहे होते हैं कि आखिर वह लड़की कहाँ पर गई है, तुम्हारे पास कोई तो सूचना होगी। लेकिन वह जो अमित है हर प्रकार की सूचना के लिए मना कर देता है और कहता है कि उसके पास उस लड़की के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। दोस्तों अब तो ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। वह अब पुलिस वालों के सामने लगातार गुहार लगा रही है कि उसके दोस्त को ढूंढ निकालने में उसकी मदद करो। दरअसल वह जो लड़की कहाँ पर गायब हुई है उसके बारे में उसको कोई भी जानकारी नहीं है और जब वह उस लड़के अमित से जो कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड था वह जो लड़का है उससे जब पूछा जाता है तो वह उसको मतलब कि बहुत ही गलत बोलता भी है, उसको धमकी भी देता है और कहता है कि उसके पास उस लड़की से जुड़ी
कोई भी जानकारी नहीं है। अब तो उसके बार बार कहने के बावजूद भी पुलिस जब नहीं उठती है तो वह एक दिन लड़की एसएसपी साहब के सामने जब रोती है, गिड़गिड़ाती है, फिर जाकर वो पुलिस संज्ञान लेती है और अब तो वो लोग उस लड़के अमित को पकड़कर यानी कि पुलिस थाने लाते हैं और यहाँ पर पुलिस थाने में जब उससे पूछताछ की जाती है तो वह अब एक ऐसा सच बताता है जिसके तहत वह बताता है कि उसने उस लड़की प्रिया की जान ले ली है और तो और उसने प्रिया की लड़की वंशिका जिसकी उम्र मात्र 6 साल है उसकी भी जान ले ली है। और वो लोग यानी कि अब इस समय फर्श के नीचे दफन है। जिस घर में वह लड़का अमित रहता है वहीं बेड के नीचे का जो फर्श है उसको खोदोगे तो करीब 4 फीट नीचे उनको उन दोनों की लाश मिल जाएगी। अब दोस्तों पुलिस को जानकारी मिली है, पुलिस सीधी पहुंचती है अमित के घर पे और अब वहां पर जब खुदाई की जाती है तो अमित की बात बिल्कुल सच निकलती है। दरअसल यहाँ उन दोनों लोगों की वो लाशें जो कि नरकंकाल में तब्दील हो गई थी वो तो मिलती हैं, लेकिन वो सब कुछ यानी कि नमक का ढका हुआ होता है। और इसी प्रकार से अब तो पुलिस उन दोनों को वहाँ से लेकर आती है, पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है, डीएनए टेस्ट भी कराती है और जब जाकर उनको यकीन होता है कि हाँ यह लड़की प्रिया ही है और यह प्रिया की बेटी वंशिका है। दोस्तों इतने में ही जब पुलिस इस छानबीन में लगी थी अचानक से वे जो लड़का है अमित उस पुलिस वालों की पकड़ से फरार हो जाता है। फिर तो पुलिस काफ़ी ज़्यादा घबरा गई क्योंकि भाई अब तो सारे सबूत भी मिल गए, वह गुनहगार मिल गया, लेकिन अब तो गुनहगार उनके हाथों से भाग गया। लेकिन जब पुलिस किसी भी व्यक्ति को पकड़ने का पूरा प्रयास करती है तो वह उसमें सफल भी होती है। दोस्तों अब तो पुलिस जो ही आगे बढ़ी है वो रात के करीब 11 बजे उस लड़के को यानी कि जंगल में एक खंडर सा है वहाँ जाकर उसकी जानकारी मिलती है। पुलिस उसका पीछा करते हुए वहाँ पर जब फायरिंग वगैरह करती है तो जब पुलिस को उल्टी यानी कि उसके ऊपर फायरिंग होने की खबर मिलती है तो पुलिस अपने आप को बचाते हुए उस लड़के को 2 गोलियां दाग देती है। और दोस्तों ये दोनों गोलियां उस लड़के अमित के पैरों में लगती है, तब जाकर वह वहाँ पर घायल होकर गिरता है। तब जाकर पुलिस उसको उठाकर पुलिस थाने में लाती है। और अब तो यहाँ पर जब उस अमित के ऊपर पुलिस का डंडा बरसता है फिर तो वह एक ऐसी सच्चाई सामने लेकर आता है जिसको जानकर वह चंचल भी और तो और पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल यहाँ पर वह अमित कह रहा होता है कि उसका असली नाम शमशाद है। दरअसल वह रहने वाला खरकोदा के पास एक गांव का है और वह शादीशुदा है। उसके घर में उसकी पत्नी अफसाना और उसके 3 बच्चे भी मौजूद है। यहाँ पर अफसाना लगातार जब उस लड़के शमशाद पर दबाव डालने लगती है तो वह कहने लगता है कि वह अब मेरठ में रहेगा और मेरठ में ही रहकर अपना खाने कमाने का जुगाड़ पे डालेगा और वह मेरठ में उस बुक बाइंडिंग के काम को संभालने लगता है। काफ़ी अच्छा कारोबार जमा लेता है, लेकिन उसकी पत्नी अफसाना वहीं अपने ससुराल में रहा करती है। जब से वह लड़की प्रिया यानी कि उस लड़के शमशाद उर्फ अमित के जीवन में आई थी तब से वह लड़का शमशाद अपनी पहचान को छुपा कर रखता है और उस लड़की को भी बताया करता है कि उसका जो नाम है वह अमित है। और अमित बड़े ही ढंग से उस लड़की प्रिया को अपने प्यार का होने का पूरा परिचय देता है, उसको यानी कि काफ़ी ज़्यादा खुश रखने का प्रयास भी करता है। लेकिन धीरे धीरे उसके जो स्वभाव में तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। इस तब्दीली के बारे में वह जो लड़की है यानी कि प्रिया अक्सर उस चंचल को भी बताया करती थी कि यह जो लड़का है डेली शुक्रवार के दिन यानी कि जुम्मा के दिन नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर उसमें अच्छी सी इत्र लगाकर यह 2-3 घंटे के लिए कहीं पर जाता है। यह तो जानकारी उसको पता नहीं चलती है, लेकिन अब तो इस लड़की के दिमाग में शक सा बैठ जाता है और अब यह जो लड़की प्रिया है यह उस लड़के अमित की सच्चाई को जानने की पूरी कोशिश करती है। दोस्तों वह पाते हैं कि इस लड़के यानी कि अमित ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे छुपाकर एक ताले के अंदर रखे हैं जिस ताले को तोड़ पाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। अब तो एक दिन उस लड़की यानी कि प्रिया को उस लड़के का आधार कार्ड हाथ में लग जाता है और दोस्तों आधार कार्ड में जब उस लड़के का नाम वह शमशाद पाती है तो वह काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और वह अब अमित से पूछने लगती है कि क्या तुम मुसलमान हो और तुमने हमसे ये सारी पहचान छुपाई है। तो वह लड़का कहता है कि हाँ बिल्कुल उन्होंने उनसे ये पहचान छुपाई। दरअसल वह तुमसे प्यार ही इतना करता था और वह आज भी तुमसे इतना ही प्यार करता है। उसने अमित नाम का सहारा लेकर तुमसे जो प्यार किया है वह इस प्यार को हमेशा के लिए बरकरार रखना चाहता है। लेकिन
अब वह उस लड़की से कहने लगता है कि देखो, जब तुम्हें मेरी सच्चाई मालूम चल गई तो अब तुम मेरे हिसाब से ही ज़िंदगी में आगे बढ़ो। देखो, अब तुम अपना सर ढककर रहा करो, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो गई हो और मैं तुमसे निकाह तभी करूँगा जब तुम मेरी यानी कि शर्तों पर खरी उतरोगी। यहाँ पर तुम इस लड़की को यानी कि जो इस वंशिका को उर्दू सिखाने का काम भी कर रहे हो और आप लोग नमाज़ पढ़ने की तैयारी भी कर रहे हो, क्योंकि तुमको उससे शादी करने के लिए कलमा पढ़ना पड़ेगा। अब तो जिस प्रकार से उस लड़की यानी कि जो प्रिया है अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ठगा हुआ महसूस करती है, वह लगातार उस लड़की को गलत ठहराने की बात करती है और उससे कहती है कि वह कभी भी इस प्रकार का कोई भी काम नहीं करेगी, वह अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेगी। और इसी बात के चलते उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ करता है। और इसी झगड़े के दौरान एक दिन जब वह लड़की प्रिया अपने किचन में खाना पका रही होती है, उसी समय जब वह सब्जी काट रही होती है तो अब तो वह जो लड़का शमशाद और अमित है वह उस प्रिया से कहने लगता है कि देखो, खाना बनाते समय तुमको अपना सर ढक कर रखना चाहिए। इस बात को सुनकर अचानक वह जो प्रिया है काफ़ी ज़्यादा बौखला जाती है और वह उस जो हाथ में चाकू है उसको दे मारती है शमशाद के हाथ में। अब शमशाद के हाथ में जैसे चाकू लगा है, शमशाद का खून बाहर निकलता है और अपने खून को देखकर ना जाने क्यों शमशाद बहुत ही बुरी तरह से बौखला जाता है और बस वह अपनी जो पत्नी है यानी कि उस लड़की प्रिया के गले को घोटना शुरू कर देता है। और दोस्तों, देखते देखते उस लड़की प्रिया की सांसें चलना बंद हो जाती है, उसका दिल का धड़कना भी बंद हो जाता है। दोस्तों, अब तो वह शमशाद यहाँ पर नहीं रुकता है और वह अब उस कमरे में जाता है जहाँ पर वह 6 साल की बच्ची यानी कि वंशिका सो रही होती है और वह उस सोती हुई बच्ची के गले को भी इसी प्रकार से मजबूती से पकड़ता है और उसका काम तमाम कर देता है। दोस्तों, अब तो उसके लिए उन दोनों के शवों को ठिकान लगाने की बात बहुत बड़ी टेंशन बन गई थी और अब जो शमशाद है वह अपनी प्रेमिका यानी कि उस प्रिया और प्रिया की लड़की को चादर लपेट कर घर में रखता है। वह अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सीरियल्स को देखता है जैसे कि क्राइम पेट्रोल वगैरह है और फिल्म से शिक्षा लेता है और अब तो वह यानी कि उन दोनों के शव को वहीं पर यानी कि गड्ढा खोदता है लॉकडाउन के समय में वह जब इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देता है, वह अपने कमरे का वह फर्श तोड़ता है और वहाँ पर करीब 4 फीट गहरा गड्ढा भी खोदता है। दोस्तों, उसी गड्ढे में वह उस लड़की यानी कि प्रिया और प्रिया की लड़की जो वंशिका है उनकी बॉडी को वहाँ पर रखता है। वह एक दुकान से करीब 12 बोरी वो नमक लेकर आता है और फिर उन दोनों के शरीर पर गिराकर उनको गलाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, उस लॉकडाउन के दौरान जहाँ यानी कि पुलिस चारों तरफ होती है, लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे होते हैं, उसी समय ये जो लड़का है ये इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रहा होता है और दे भी देता है। यानी कि वहाँ पर जो नमक डाला गया उसकी वजह से अब तो उन दोनों के शरीर भी धीरे धीरे गलना शुरू हो जाते हैं। अब तो ये जो लड़का शमशाद है वह उस गड्ढे को भरता है, उसके ऊपर दोबारा से यानी कि प्लास्टर करता है, फर्श लगाता है, फिर उसके ऊपर बेड बिछाकर वहीं पर सोया करता है। दोस्तों, अब तो पुलिस ने जब उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया, उससे जब उसका इकबाली बयान ले लिया तो उसकी निशानदेही पर उसकी पत्नी यानी कि अफसाना को गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं, क्योंकि इस मर्डर में अफसाना ने भी पूरी भूमिका निभाई थी और तो और यहाँ पर अफसाना का भाई दिलावर भी उसकी पूरी मदद करता है। दोस्तों, अब तो पुलिस बिहार में जाकर उन अफसाना के भाई दिलावर दोनों को गिरफ्तार करके लाती है। यहाँ पर शमशाद अकेला गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसके साथ लगभग 4 लोग भी गिरफ्तार हुए, क्योंकि इन्होंने उन बच्चों के यानी कि प्रिया की बच्ची की हत्या करने में पूरी भूमिका निभाई थी, उनके सब को ठिकाना लगाने के लिए पूरी भूमिका निभाई थी। और जब यह खुलासा सामने होता है फिर तो एसएसपी साहब एक काम और करते हैं कि जिन पुलिस वालों ने उस लड़की चंचल को धमकाया था, उसको वापस भगाया था, उन लोगों को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। दोस्तों, तब जाकर उस लड़की यानी कि प्रिया की बच्ची वंशिका को न्याय मिल पाया और वह भी उस दोस्त की वजह से, जो कि दोस्त अपनी जान तक झोंकने के लिए तैयार हो गई थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे तो ये लगता है कि भाई हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और हमको पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि भाई कब किसके दिमाग में यह बुद्धिमानी कैसे बैठ जाए। यानी कि जहाँ एक और ये पुरुष वर्ग महिला वर्ग से डरा बैठा है, वहीं ये महिला वर्ग भी पुरुषों से डरी बैठी है और कहीं ना कहीं ये जो डर है किसी न किसी रूप में हमारे सामने इन घटनाओं के माध्यम से आ ही जाता है। दोस्तों,
आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ ये कोरोना का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।